हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में हम देखेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है और उसमें यूज होने वाले केमिकल्स क्या रोल प्ले करते हैं। साथ के साथ हम इसके प्रोसीजर भी देखेंगे जो कि आईपी के अनुसार होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन की। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन का प्रिंसिपल जिस पे डिपेंड करता है वो एक सिंपल रिएक्शन है। इस रिएक्शन में आयरन अपने फेरस फॉर्म में थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा इन अमोनिकल अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो इस प्रिंसिपल में आयरन जो रिएक्ट करता है वो अपने फेरस फॉर्म में करता है। अब हम जैसा कि हम जानते हैं कि आयरन जो है वो दो तरीके के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। एक होता है फेरस फॉर्म और एक होता है फेरिक फॉर्म। फेरस फॉर्म मतलब Fe2+ और फेरिक फॉर्म मतलब Fe3+। तो जब आयरन अपने Fe2+ फॉर्म मतलब कि फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होगा तभी वो इस कॉम्प्लेक्सेशन में जाएगा या इस रिएक्शन में जाएगा। तो इस लिमिट टेस्ट के लिए जो रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है उसमें आयरन जब तक फेरस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा तब तक वो थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा। इसलिए आयरन का फेरस फॉर्म में होना जरूरी है। और इस कॉम्प्लेक्सेशन के बाद आयरन ने जो कंपाउंड बनाया उसका नाम है फेरस थायोग्लाइकोलेट, जो कि एक चिलेट फॉर्मेशन है। इसका कलर जो होता है वो रेडिश पर्पल कलर का होता है। तो फिर से हम देख लेते हैं। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, जब आयरन फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो वो थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के लिए उसके जरूरी होगा सिट्रिक एसिड और अमोनिकल अल्कलाइन सॉल्यूशन। इसके कारण वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसका कलर जो होगा वो होगा रेडिश पर्पल कलर। इस रिएक्शन को याद करने का हमारे पास क्या जरिया है, हमको Fe2+ लिखना है, 2+ फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे और दो मॉलिक्यूल जो है वो थायोग्लाइकोलिक एसिड के रहेंगे। तो स्ट्रक्चर आप थायोग्लाइकोलिक एसिड का याद कर लीजिए, CH2SH COOH। इसको आपको एक बार इस सीधे उसमें लिखना है, एक बार आपको अपोजिट वे में लिखना है और बीच में आयरन के उसमें लिख देना, सल्फर से आपको एरो शो कर देने हैं। इस तरीके से हम ये स्ट्रक्चर जो है आसानी से याद रख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को, इस पूरी रिएक्शन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे कि ये नीचे लिखा हुआ है। तो हम दोनों ही किसी भी एक फॉर्म में इसका यूज कर सकते हैं। अब यहां से हम ये देखते हैं कि हमारे इस पूरे लिमिट टेस्ट की रिएक्शन में हमने कुछ केमिकल्स यूज किए, उनका क्या रोल है। सबका अलग अलग रोल है तो हम वन बाय वन सबके रोल देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिट्रिक एसिड का रोल। सिट्रिक एसिड को हमने क्यों डाला है इस पूरी रिएक्शन में, इसके कुछ कारण हैं। सिट्रिक एसिड प्रिवेंट करता है आयरन की अमोनिया से रिएक्शन होने से। हमने प्रिंसिपल में Fe2+ आयरन फॉर्म में लिया है और अमोनिकल अल्कलाइन सॉल्यूशन लिया है, मतलब उसमें अमोनिया से हमने उसको अल्कलाइन बनाया है। तो क्या होता है कि आयरन जो है वो अमोनिया से रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे नीचे रिएक्शन में देख रहे हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए सिट्रिक एसिड का हम यूज करते हैं। और जब आयरन और अमोनिया आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं आयरन के करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग मतलब जिस भी फॉर्म में वो होगा, फेरस फॉर्म में या फेरिक फॉर्म में।
तो आयरन हमारे पास प्रेजेंट नहीं होगा, तो हम उसका डिटेक्शन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हमको एक्यूरेट डिटेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को रोकने के लिए सिट्रिक एसिड को हम ऐड करते हैं। सिट्रिक एसिड क्या करता है, अमोनिया और आयरन की रिएक्शन को रोकता है, साथ के साथ आयरन को फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रखता है, जिसके कारण कि आयरन जो है वो थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ ज्यादा से ज्यादा रिएक्ट कर सके। इसके साथ साथ सिट्रिक एसिड जो अदर कैटायंस हैं उनके इंटरफेरेंसेस को भी रोकता है। इसलिए हमारी रिएक्शन में सिट्रिक एसिड का यूज किया है। दूसरी चीज एक और आती है कि हमने थायोग्लाइकोलिक एसिड का क्या रोल है इसमें। ठीक है, हमने इससे पहले जितनी भी लिमिट टेस्ट देखी उसमें हमने कहीं भी रिएक्टेंट का रोल नहीं देखा। ठीक है, ये एकमात्र हम अभी इसमें देख रहे हैं जिसमें कि रिएक्टेंट का रोल है। थायोग्लाइकोलिक एसिड हमारा एक रिएक्टेंट है। तो आयरन जो है वो जब इम्प्यूरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है सैंपल में, तो वो किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। ट्राइवेलेंट फेरिक फॉर्म मतलब कि Fe3+, या फिर डाइवेलेंट फेरस फॉर्म, या मतलब कि हम बोल सकते हैं कि Fe2+ फॉर्म। वो किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो जैसे कि हमने प्रिंसिपल में भी पढ़ा कि वो सिर्फ फेरस फॉर्म में ही कॉम्प्लेक्सेशन करेगा। तो अगर मान लीजिए कि हमारे सैंपल में आयरन फेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है, Fe3+ फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो कॉम्प्लेक्सेशन नहीं बनाएगा, तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा Fe3+ से Fe2+। तो ये जो कन्वर्जन करता है ये थायोग्लाइकोलिक एसिड करता है। तो थायोग्लाइकोलिक एसिड फेरिक आयरन को रिड्यूस कर देगा इन द फॉर्म ऑफ फेरस फॉर्म। तो दिस इज द रोल ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड। हमने इसका क्यों यूज किया है। अब आगे देखते हैं कि और भी केमिकल्स जो हैं उनका क्या रोल है इस लिमिट टेस्ट में। अब हमने अमोनिकल अल्कलाइन सॉल्यूशन यूज किया था। तो अमोनिकल अल्कलाइन सॉल्यूशन हम क्यों यूज कर रहे हैं। अमोनिकल अल्कलाइन सॉल्यूशन हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्सेशन होने के बाद जो चिलेट बना, जिसको हम बोलते हैं फेरस थायोग्लाइकोलेट, वो अगर एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में हम उसको रखेंगे तो वो कलरलेस होगा, और अगर वो कलरलेस होगा तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हुई या नहीं। तो हमको ये पता करने के लिए कि रिएक्शन हुई या नहीं, तो हमको कलर्ड सॉल्यूशन चाहिए, या फिर कोई ना कोई कलर आना चाहिए, भले व्हाइट आए या कोई भी कलर आए। तो इसलिए हम सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, अल्कलाइन बना रहे हैं। ठीक है, अल्कलाइन बनाने से ये कॉम्प्लेक्सेशन हमको रेडिश पर्पल कलर में दिखेगा। साथ के साथ अगर हम एसिडिक मीडिया लेते हैं, अल्कलाइन मीडिया नहीं लेते हैं, एसिडिक मीडियम लेते हैं, तो जो Fe2+ फॉर्म था फेरस फॉर्म, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe3+ फॉर्म में। Fe3+ फॉर्म मतलब फेरिक फॉर्म। अब हमारा कॉम्प्लेक्सेशन जो है वो सिर्फ फेरस फॉर्म से ही हो सकता है। तो अगर ये Fe3+ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्सेशन नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण हम अमोनिकल अल्कलाइन सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं इस रिएक्शन में, ताकि हमको जो कॉम्प्लेक्सेशन मिल सके वो कलर्ड में मिल सके। साथ के साथ जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज होके फेरस फॉर्म में ना चला जाए अपने फेरिक फॉर्म से। इस चीज को रोकने के लिए हम अमोनिकल अल्कलाइन सॉल्यूशन डालते हैं। ठीक है, अब एक और हिडन जो है इसमें रीजनिंग रहती है कि ये जनरली बहुत बार पूछा भी जाता है इसको, कि हम लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्यों नहीं करते। तो इसका सीधा सा एक कारण ये है कि अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो वो ऑक्सीडाइज कर देगा आयरन को, किस में, फेरस से फेरिक फॉर्म में। और अगर फेरस से फेरिक फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर वो चिलेट कॉम्प्लेक्सेशन नहीं बना पाएगा, फेरस थायोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कलर कॉम्प्लेक्स था वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा उसको तोड़ दिया जाएगा, और वो आयरन जो है वो फेरस फॉर्म में फेरिक फॉर्म में प्रेजेंट कन्वर्ट हो जाएगा। तो फेरिक फॉर्म जो है वो कॉम्प्लेक्सेशन नहीं कर पाएगा। वो कॉम्प्लेक्सेशन नहीं कर पाएगा तो हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि हमारे सैंपल में कितना आयरन प्रेजेंट है। तो ये कुछ कारण थे जो कि हम जब प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो हमें ये
पता होना चाहिए। अब आगे देखते हैं हम कि इसमें एपरेटस कौन सा यूज होता है। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन को परफॉर्म करने के लिए भी हम नेस्ले सिलेंडर का यूज करते हैं। नेस्ले सिलेंडर के कुछ इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि हम यहाँ पे देख लेते हैं। नेस्ले सिलेंडर हमेशा क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, और इसके जो दो नेस्ले सिलेंडर है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इक्वली पेयर्ड होना चाहिए। तो ये पेयर फॉर्म में हम यूज करते हैं। इसकी टोटल जो एक्सटर्नल हाइट है फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो 150 mm होना चाहिए, और बॉटम से लेके जो 50 ml का मार्क तक की जो हाइट है वो हमारी 110 टू 124 mm होना चाहिए, और इसमें 1 mm से ज्यादा का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। इसकी थिकनेस जो है वॉल की वो 1 to 1.5 mm होना चाहिए, और बेस की थिकनेस जो है वो 1.5 to 3.0 mm होना चाहिए। यहाँ पे फिर हमने एक और हमारे मन में सवाल आता है कि हमने मेजरिंग सिलेंडर का यूज क्यों नहीं कर लिया। मेजरिंग सिलेंडर का हम यूज इसलिए ही नहीं करते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिकेशन हमको मेजरिंग सिलेंडर में नहीं मिलती। दूसरा कारण ये भी है कि जैसे क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी हमको नेस्ले सिलेंडर में मिलती है वैसी हमको मेजरिंग सिलेंडर में नहीं मिलती। एक और कारण ये है कि नेस्ले सिलेंडर हमें एक्यूरेट वॉल्यूम देता है, मतलब अगर हम 50 ml उसमें वॉल्यूम लेंगे तो उसका प्लस माइनस वॉल्यूम जो होगा वो बहुत माइन्यूट होगा, लेकिन मेजरिंग सिलेंडर में हमें अप्रॉक्स वॉल्यूम मिलता है, एक्यूरेट वॉल्यूम नहीं मिलता है। इस कारण, इन सभी कारणों से हम मेजरिंग सिलेंडर का यूज लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में नहीं करते हैं। हम हमेशा नेस्ले सिलेंडर का यूज करते हैं, और वो भी हम पेयर फॉर्म में करते हैं, मतलब दो नेस्ले सिलेंडर एक जैसे हम लेते हैं, सेम साइज शेप के एक जैसे लिए जाते हैं। अब आ जाते हैं हम कि इसको हम परफॉर्म कैसे करते हैं इन लेबोरेटरी। तो एज पर आईपी जो प्रोसीजर है वो हम उस प्रोसीजर को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। हमको दो नेस्ले सिलेंडर मिलते हैं, उनमें से एक पे हमको लेबल लगाना है टेस्ट का और एक पे लेबल लगाना है स्टैंडर्ड का। जो टेस्ट वाला नेस्ले सिलेंडर है उसमें हम ये सभी सॉल्यूशन डालेंगे, और जो स्टैंडर्ड वाला नेस्ले सिलेंडर है उसमें हम ये सभी सॉल्यूशन डालेंगे। तो ये टेबल के थ्रू हम इसको आसानी से प्रोसीजर को याद भी रख सकते हैं और परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेस्ट वाले नेस्ले सिलेंडर में हम डिसॉल्व कर देंगे हमारे सैंपल की एक क्वांटिटी को वाटर में। ये क्वांटिटी आईपी के इंडिविजुअल मोनोग्राफ में दी हुई होगी, ठीक है, जैसे दिया होगा सॉल्यूशन हम वैसा बनाएंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे नेस्ले सिलेंडर। तो आईपी में जैसा दिया होगा या प्रोसीजर में हमको जैसा दिया होगा कि सैंपल को आपको कैसे ट्रीट करना है, हम उस अनुसार से सैंपल को बनाएंगे और उसे नेस्ले सिलेंडर में ट्रांसफर कर देंगे। स्टैंडर्ड में हम क्या करेंगे, 2 ml आयरन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे 20 ppm का नेस्ले सिलेंडर में, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 ml आयरन का सॉल्यूशन ले लिया, आयरन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और यहाँ पे हमने सैंपल सॉल्यूशन ले लिया। तो हमारे दोनों नेस्ले सिलेंडर में हमको एक साथ प्रोसीजर परफॉर्म करनी है, ठीक है, तभी हमको रिजल्ट सही मिल पाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें 2 ml 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सिट्रिक एसिड डालेंगे। तो हमने सिट्रिक एसिड का रोल पहले देख लिया है कि हम क्यों डालते हैं। फिर हम उसमें इधर भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में भी 2 ml 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सिट्रिक एसिड डालते हैं। सिट्रिक एसिड का 2 ml हमको लेना है, जो कि कितना, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, उसकी 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। फिर हम देख लेते हैं कि एड हमको करना है यहाँ पे, फिर हम 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक मिक्स करना है इसको, और इसको अल्कलाइन बनाना है। अल्कलाइन हम कैसे बनाएंगे, अमोनिया सॉल्यूशन से। हम अमोनिया सॉल्यूशन डालते जाएंगे जब तक कि सॉल्यूशन अल्कलाइन ना हो जाए। जब सॉल्यूशन अल्कलाइन हो जाएगा तो अमोनिया डालने को बंद कर देना है, ठीक है। ऐसा का ऐसा हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में भी करेंगे। हमने थायोग्लाइकोलिक एसिड लेंगे, उसे मिक्स करेंगे ग्लास रॉड से, और उस सॉल्यूशन को भी हम अल्कलाइन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ अमोनिया। फिर इसको हमको डाइल्यूट करना है 50 ml के मार्क तक।
और ये डाइल्यूशन जो हम करेंगे वो पानी से करेंगे, वाटर से करेंगे, एंड फिर हम उसको रखेंगे 5 मिनट के लिए। दोनों सॉल्यूशन में हमको सेम प्रोसीजर करनी है। स्टैंडर्ड में भी हम 50 ml मार्क तक वाटर डालेंगे और उसे 5 मिनट तक रख देंगे। 5 मिनट रखने के बाद दोनों सॉल्यूशन को हमको कंपेयर करना होगा कि किस में कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा आई है। जिसमें कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा है, अगर मान लीजिए हम टेस्ट को ही कंपेयर करते हैं हमेशा ना, स्टैंडर्ड तो कांस्टेंट रहेगा, हम टेस्ट को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड से कि टेस्ट की कलर की इंटेंसिटी, अब यहाँ पे कलर आएगा, टेस्ट की कलर की इंटेंसिटी स्टैंडर्ड से ज़्यादा है या कम है। अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा कलर्ड है टेस्ट सॉल्यूशन तो उसमें इम्प्योरिटी आयरन की ज़्यादा प्रेजेंट है, मतलब हमारा सैंपल जो है वो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में फेल हो जाएगा। अगर टेस्ट की इंटेंसिटी जो है कलर की वो कम है स्टैंडर्ड की तुलना में, तो इसका मतलब ये हुआ कि आयरन की इम्प्योरिटी स्टैंडर्ड की तुलना में टेस्ट सॉल्यूशन में कम है। इससे ही हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा सैंपल जो है लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में पास हो गया है। तो कुछ इस तरीके से हम लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन को परफॉर्म करते हैं हम लेबोरेटरी में। होप आपको ये प्रोसीजर और प्रिंसिपल समझ में आया होगा लिमिट टेस्ट का, और इससे जुड़ी हुई जो रीजनिंग हमने देखी वो भी समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।